नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों और स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर्स मास्टर क्लास में। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब एकदम बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। देखिए, सुबह सुबह की शुरुआत अगर करंट अफेयर्स के साथ हो ना तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। दिन का जो एक सबसे स्कोरिंग और ज़रूरी हिस्सा है वो सुबह सुबह ही पूरा हो जाता है और फिर आपके पास पूरा दिन होता है अपने कोर सब्जेक्ट्स पर, अपनी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस पर ध्यान लगाने के लिए। तो चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। अपना नोटबुक और पेन बिल्कुल तैयार रखिएगा क्योंकि आज हम जो भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें साथ साथ नोट्स बनाने हैं। तो ये रहा हमारी आज की क्लास का पूरा सिलेबस, यानी आज की हमारी कार्यसूची। हम एक स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की, यानी दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बाद हम खेल और संस्कृति से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे देश में कौन सी मुख्य राष्ट्रीय पहलें चल रही हैं और उसके बाद रक्षा और सामरिक सौदे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और हाँ, सबसे जरूरी, क्लास के अंत में हम एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ यही का यही याद हो जाए। इस तरह से पढ़ने से ना चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले विषय के साथ। हमारा पहला सेक्शन है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब आप सब ये बात तो अच्छी तरह से जानते ही हैं कि एग्जाम्स में खासकर जो जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति से जुड़े सवाल होते हैं वो एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। एग्जामिनर हमेशा ये देखना चाहता है कि आप अपने देश के साथ साथ दुनिया की खबरों से कितने वाकिफ हैं। आज हम जिन विषयों पर बात करने वाले हैं ना, वो आने वाले एग्जाम्स के लिए संभावित प्रश्नों के बेहतरीन उदाहरण हैं। हमें सिर्फ खबर नहीं पढ़नी है, बल्कि खबर के पीछे की पूरी कहानी को, उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना है। तो चलिए पूरे फोकस के साथ आज के पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर चलते हैं। तो पहला सवाल ही देखिए कितना दिलचस्प है। सवाल है कि हाल ही में ऐसा क्या हुआ कि एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने अपना मेडल, जो दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। देखिए, ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि इसमें 3 बड़े नाम शामिल हैं। एक नोबेल प्राइज विनर डोनाल्ड ट्रंप और एक देश वेनेजुएला। हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें मिले, पर यह पुरस्कार मिल गया वेनेजुएला की। अब ये नाम बहुत ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में लिखिए। इनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। मैं फिर से दोहरा रही हूं, मारिया कोरिना मचाडो। और देश का नाम क्या है? वेनेजुएला। ये दोनों चीजें, व्यक्ति का नाम और देश का नाम, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब असली सवाल यह है कि उन्होंने अपना पुरस्कार ट्रंप को क्यों दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक कहानी है। एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात बिछी हुई है जिसे हम अगली स्लाइड में विस्तार से समझने वाले हैं। चलिए अब इस पूरी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। सबसे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक हवाई हमला किया, एक एयर स्ट्राइक। इस मिलिट्री एक्शन को एक कोड नेम दिया गया और आप जानते हैं कि एग्जाम्स में ये मिलिट्री ऑपरेशंस के कोड नेम कितने ज्यादा पूछे जाते हैं। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसको अपनी नोटबुक में लिखकर डबल अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इस ऑपरेशन का निशाना कौन था? निशाना थे वेनेजुएला के उस वक्त के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। ऑपरेशन का नतीजा क्या हुआ? अमेरिकी सेना निकोलस मादुरो को वेनेजुएला की राजधानी कराकस से उठाकर सीधा न्यूयॉर्क ले गई। अब जब देश का राष्ट्रपति ही देश में नहीं है तो देश कैसे चलेगा? तो उनकी जगह पर डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। और अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारी नोबेल प्राइज विनर मारिया कोरिना मचाडो की। ये असल में वेनेजुएला की सबसे बड़ी विपक्षी नेता हैं। वो चाहती हैं कि देश की सत्ता उनके हाथ में आए, लेकिन इसके लिए उन्हें अमेरिका जैसे एक ताकतवर देश के सपोर्ट की जरूरत है। तो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हासिल करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, उन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार ही उन्हें भेंट कर दिया। ये पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स है। एग्जाम में यहां से मैच द कॉलम जैसा सवाल आ सकता है। एक तरफ निकोलस मादुरो, डेल्सी रोड्रिगेज, मारिया मचाडो के नाम दे देंगे और दूसरी तरफ उनके पद। इसलिए हर एक नाम और उसका रोल बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, एक बहुत जरूरी बात, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और खबरों में किसी बड़ी संस्था या पुरस्कार का जिक्र आता है, जैसे यहाँ नोबेल पुरस्कार आया, तो एक स्मार्ट स्टूडेंट का काम होता है कि वो उसके स्टैटिक जीके वाले हिस्से को भी तुरंत पढ़ ले, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा करंट को स्टैटिक से जोड़कर ही सवाल बनाता है। तो नोबेल पुरस्कार क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, ये किसी देश की सरकार नहीं देती, बल्कि एक प्राइवेट फाउंडेशन देती है।
इसकी स्थापना एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर की गई थी। एल्फ्रेड नोबेल कौन थे? ये वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। सोचिए कितनी विरोधाभासी बात है, हाँ? एक व्यक्ति जिसने दुनिया को एक शक्तिशाली विस्फोटक दिया, उसी की वसीयत से दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार भी दिया जाता है। ये खुद में एक जीके का सवाल है। ये पुरस्कार मानवता के लिए किए गए असाधारण योगदानों के लिए दिया जाता है। अब इस टेबल पर अपना पूरा ध्यान लगाइए। यहाँ से एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो बार बार एग्जाम्स में आता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी साल 1901 में। तब ये सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। ये पांचों के पांचों 1901 में शुरू हुए। लेकिन जो छठा पुरस्कार है अर्थशास्त्र विज्ञान का, वो एल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत का हिस्सा नहीं था। इसे बहुत बहुत बाद में जोड़ा गया। इसकी स्थापना हुई थी साल 1968 में। इस साल को 1968 को आप अपनी नोटबुक में स्टार लगाकर या हाईलाइट करके लिख लीजिए। ये एक हाई यील्ड फैक्ट है, मतलब इसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया, तो याद रखना है बाकी 5 1901 में और अर्थशास्त्र का 1968 में। चलिए अब आते हैं अपने अगले अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। सवाल यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ चल रहे घरेलू विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा कारणों से अपनी हवाई सीमा यानी अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो इसका सही जवाब है ईरान। ये खबर हमारे लिए यानी भारत के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ईरान के इन हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने वहाँ रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। उन्हें जल्द से जल्द ईरान छोड़कर भारत वापस आने के लिए कहा गया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी भारत सरकार किसी देश के लिए कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करती है तो वो देश और उससे जुड़ा मुद्दा परीक्षा के लिए अपने आप ही हॉट टॉपिक बन जाता है। अब सवाल यह है कि ईरान में आखिर ये विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं। चलिए अगली स्लाइड में इसका कारण समझते हैं। इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से देखिए, ये आपको ईरान की पूरी कहानी समझा देगी। साल 1979, ये साल ईरान के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। 1979 से पहले ईरान एक काफी हद तक उदार और आधुनिक देश था। वहां महिलाओं को बहुत से अधिकार और आज़ादी हासिल थी। वो अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती थीं, शिक्षा और नौकरी कर सकती थीं। लेकिन 1979 में वहां हुई इस्लामिक क्रांति। इस क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट यानी एक धर्मतांत्रिक राज्य बन गया। अब ये थियोक्रेटिक स्टेट शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा देश जहां शासन संविधान से नहीं बल्कि धर्म के कानूनों और धार्मिक नेताओं के अनुसार चलता है। देश का नाम बदलकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कर दिया गया। इसके बाद महिलाओं के अधिकारों पर गंभीर पाबंदियां लगा दी गईं, जैसे हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। और आज जो ईरान में इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो असल में उन्हीं छीनी गई आज़ादी और अधिकारों को वापस पाने की लड़ाई है। इन विरोधों का मुख्य निशाना वहां के सर्वोच्च नेता अली खामेनी है। इस ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप इस विषय पर किसी भी एनालिटिकल सवाल का जवाब दे सकें। चलिए एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर देखते हैं। अमेरिका ने 75 देशों के लिए अपनी इमिग्रेंट वीजा प्रक्रिया को सस्पेंड कर दिया है, यानी अस्थायी रूप से रोक दिया है। इन 75 देशों की लिस्ट में हमारे 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। अब अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण समझना जरूरी है। अमेरिकी सरकार का यह मानना है कि इन देशों से आने वाले अप्रवासी या इमिग्रेंट्स अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान करने के बजाय वहां की कल्याणकारी योजनाओं यानी वेलफेयर स्कीम्स पर एक बोझ बन जाते हैं। लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और भारत के नजरिए से गर्व की बात है वो ये है कि इस 75 देशों की लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। भारत इस प्रतिबंध से पूरी तरह बाहर है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारतीयों की छवि अमेरिका में हाई स्किल्ड वर्कर्स की है। हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स वहां की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जो आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अब हम अपने अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, खेल और सांस्कृतिक सुर्खियां। ये एक ऐसा सेक्शन है जो एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है। यहां से बहुत सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड सवाल आते हैं। किस खिलाड़ी ने क्या जीता, कौन सा टूर्नामेंट कहां हुआ, कौन सा त्योहार किस शहर में मनाया गया। तो इस सेक्शन में आपको अपने कान और आंखें खुली रखनी है और हर एक फैक्ट को ध्यान से नोट करना है। चलिए शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की 2 सबसे सफल टीमों की तुलना कर रहे हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया। यहां से कई सवाल बन सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे सफल टीम कौन है?
वो है हमारा भारत। हमने ये खिताब रिकॉर्ड 5 बार जीता है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। वही ऑस्ट्रेलिया ने इसे 4 बार जीता है। अब बात करते हैं लेटेस्ट एडिशन की। जो पिछला वर्ल्ड कप 2024 में हुआ था, उसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और फाइनल में कौन हारा था? फाइनल में भारत उपविजेता यानी रनर अप रहा था। तो ओवरऑल सबसे सफल टीम भारत है, लेकिन करंट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से जब आप तुलना करके पढ़ते हैं ना, तो चीजें ज्यादा समय तक याद रहती। और अब वो सवाल जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा का एक स्थायी सदस्य बन चुका है, आगामी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन स्थल। तो अगला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप साल 2026 में होगा, और इसकी मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? इसकी मेजबानी 2 देश मिलकर कर रहे हैं, जिम्बाब्वे और नामीबिया। अपनी नोटबुक में इन दोनों देशों के नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, जिम्बाब्वे और नामीबिया। मैं फिर से कह रही हूं, जो भी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स आने वाले हैं, उनके वेन्यूज एक गारंटीड सवाल होते हैं, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। खेल के बाद अब एक खबर संस्कृति से। एक सीधा सा सवाल, हॉट एयर बलून महोत्सव हाल ही में किस शहर में मनाया गया? तो इसका सीधा और सरल सा जवाब है हैदराबाद। ये एक फैक्चुअल सवाल है। मैं आप सबको एक सलाह दूंगी, अपनी नोटबुक में एक छोटा सा सेक्शन बनाइए जिसका नाम हो त्योहार और शहर या फेस्टिवल्स एंड वेन्यूज, और उसमें ये एंट्री कर लीजिए, हॉट एयर बलून महोत्सव हैदराबाद। ऐसे जब आप लिस्ट बनाते चलेंगे ना, तो एग्जाम से पहले रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। खेल जगत से एक और बड़ी खबर, हमारे अपने कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को एक नई जिम्मेदारी मिली है। उन्हें पुणे ग्रांड टूर 2026 के लिए सद्भावना दूत यानी गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब ये पुणे ग्रांड टूर है क्या? ये भारत का पहला, और ये पहला शब्द बहुत जरूरी है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्टेट साइकिलिंग इवेंट है। यहाँ 3 चीजें नोट करने वाली हैं। पहला व्यक्ति MS धोनी, दूसरा इवेंट पुणे ग्रैंड टूर, और तीसरा ये भारत में अपनी तरह का पहला आयोजन है। जब भी किसी खबर में पहला या फर्स्ट एवर शब्द जुड़ जाता है, वो एग्जाम के लिए अपने आप ही सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि पुणे ग्रैंड टूर किस खेल से संबंधित है, तो जवाब है साइकिलिंग। चलिए, अब हम अपनी क्लास के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शंस में से एक पर आ गए हैं, मुख्य राष्ट्रीय पहल। कोई भी सरकारी नौकरी का एग्जाम हो, उसका जनरल अवेयरनेस का पेपर सरकारी योजनाओं और नई नीतियों के सवालों के बिना अधूरा होता है। सरकार कौन सी नई स्कीम ला रही है, उसका मकसद क्या है, कौन सा मंत्रालय उसे चला रहा है, ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज की प्रमुख राष्ट्रीय खबरें क्या हैं। इस खबर को हम इन 4 आसान स्टेप्स में समझेंगे ताकि आपको सब कुछ यहीं याद हो जाए। स्टेप 1, हाल ही में एक डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस शुरू की गई है। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने। यहां एक और फैक्ट नोट कर लीजिए, CR पाटिल हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। मंत्रालय का नाम भी पूछ लिया जाता है। स्टेप 2, ये एम्बुलेंस किसके लिए है? ये गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, जिसे हम गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं, उसके बचाव के लिए है। स्टेप 3, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप 5 स्टार फैक्ट मान सकते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। ये स्टैटिक जीके का एक बहुत जरूरी सवाल है, इसे हमेशा याद रखिएगा। और स्टेप 4, ये जो पूरी पहल है, ये किस बड़े मिशन का हिस्सा है? ये नमामि गंगे मिशन का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को साफ करना है। तो देखिए, एक ही खबर से हमने कैसे 4-5 जरूरी सवाल निकाल लिए। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा है 10। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 10 क्या है? ये 10 भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल स्टार्टअप इंडिया के पूरे हुए वर्षों की संख्या है। जी हाँ, इस साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर स्टार्टअप इंडिया पहल ने अपने सफल 10 साल पूरे कर लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और याद रखिएगा, जब भी कोई सरकारी योजना अपने 5 साल, 10 साल या 25 साल पूरे करती है, तो वो उस साल की परीक्षाओं के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अगली स्लाइड में हम इसकी लॉन्च की तारीख देखेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बात की, स्टार्टअप इंडिया पहल को 10 साल पूरे हो गए हैं। अब इसकी शुरुआत की सटीक तारीख क्या है? इसकी तारीख है 16 जनवरी 2016, और इसी दिन को यानी 16 जनवरी को हर साल हम राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाते हैं। चूंकि इस साल इसकी 10वीं सालगिरह है, इसलिए आपको यह तारीख 16 जनवरी जरूर याद रखनी है। एग्जाम में महत्वपूर्ण दिनों और तारीखों से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं, और ये इस साल के लिए एक बहुत ही संभावित प्रश्न है। हमारी अगली राष्ट्रीय पहल है ONDC। इसका पूरा नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब ये है क्या?
इसे बहुत ही आसान भाषा में समझिए। जैसे आप पेमेंट करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं ना, आप किसी भी ऐप से, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो या पेटीएम, किसी भी बैंक खाते में पैसे भेज सकते हैं। ठीक वैसे ही ओएनडीसी ई कॉमर्स के लिए है। ये एक ओपन नेटवर्क है जो छोटे से छोटे ऑनलाइन सेलर को भी किसी भी ऐप के जरिए कस्टमर तक पहुंचने में मदद करता है। अब ये खबरों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में हमारे डाक विभाग यानी इंडिया पोस्ट ने ओएनडीसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर सफलतापूर्वक डिलीवर किया है। ये डिजिटल इंडिया की दिशा में हमारे पारंपरिक पोस्ट ऑफिस का एक बहुत बड़ा कदम है और ये सहयोग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हम आ गए हैं आज के हमारे अंतिम कंटेंट सेक्शन पे, रक्षा और सामरिक सौदे। ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा परीक्षाओं में हॉट टॉपिक रहता है। हमारे देश की सुरक्षा, हमारे नए हथियार और दूसरे देशों के साथ हमारी डिफेंस डील्स, ये हमेशा ही महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें जो बड़ी बड़ी रकम शामिल होती हैं और जो इनका सामरिक महत्व होता है, उसकी वजह से यहाँ से सवाल बनना लगभग तय होता है। तो चलिए देखते हैं आज की सबसे बड़ी डिफेंस न्यूज़ क्या है। स्क्रीन पर एक और नंबर 114। इसे ध्यान से देखिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये संख्या क्या है? ये संख्या है उन राफेल लड़ाकू जेट्स की जिन्हें भारत अपने अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे के तहत खरीदने जा रहा है। जी हां, 114 नए राफेल फाइटर जेट्स। ये भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा और ये सौदा भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होने जा रहा है। संख्या याद रखिएगा, 114। 114 राफेल जेट के बाद अब देखिए इस सौदे की कीमत। ये सौदा है लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो दिखाती है कि हमारे देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कितनी अहमियत रखती है। अब एक जरूरी सवाल, ये सौदा किस देश के साथ हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं, राफेल जेट एक फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन बनाती है, इसलिए ये सौदा भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। तो 4 चीजें याद रखनी है। देश है फ्रांस, विमान है राफेल, संख्या है 114 और कीमत है लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए। अब इस चार्ट को देखिए। ये इस सौदे के उस पहलू को दिखाता है जहां से सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। इस सौदे की सबसे खास बात क्या है? वो है इसका विशाल मेक इन इंडिया घटक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन 114 जेट्स में से ज्यादातर जेट्स भारत में ही बनाए जाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए। इसके अलावा इन विमानों में इस्तेमाल होने वाले 30% पार्ट्स स्वदेशी होंगे, यानी भारत में ही बने होंगे। ये हमारे घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये पॉइंट इस पूरी डील का सबसे जरूरी टेक अवे है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमने आज के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर लिया है, लेकिन असली पढ़ाई तो रिवीजन से ही पूरी होती है। बिना रिवीजन के पढ़ावा सब बेकार हो जाता है। तो चलिए, अब ये देखने का समय है कि आज की क्लास से आपको कितना याद रहा और आप पिछली क्लास को कितना याद रखते हैं। तैयार हैं आप सब एक छोटे से टेस्ट के लिए? चलिए, तो अब आपकी बारी है। ये सवाल आपके लिए है, आपकी याददाश्त को परखने के लिए। हमने अपनी पिछली क्लास में इस पर बात की थी। सवाल है, मुख्य 78वां सेना दिवस परेड किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में लिखकर बताना है। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितनी मेहनत से और कितने ध्यान से रिवीजन कर रहे हैं। एक्टिव रिवीजन ही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। मुझे आप सबके जवाबों का इंतजार रहे। और अब आज की क्लास का आखिरी सवाल। ये एक एनालिटिकल सवाल है जो आपको सिर्फ रटने से आगे बढ़कर सोचने पे मजबूर करेगा। सवाल है, भारत का ये जो नया राफेल सौदा है, इससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में क्या भू राजनीतिक प्रभाव पड़ सकते हैं? इस पर सोचिएगा। हमारे पड़ोसी देशों पर इसका क्या असर होगा? इस क्षेत्र में शक्ति का संतुलन कैसे बदलेगा? इस तरह के सवाल आपकी मेंस परीक्षा और इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, इसी सवाल के साथ आज की क्लास यही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूं कि आप आज ही इसके नोट्स बना लेंगे और सोने से पहले एक बार जल्दी से रिवीजन भी करें।